आज़ादी के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी ताकत के ऊपर शासन में नहीं आई। सबसे पहले आई जब महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया। उसके बाद जब शासन के अंदर आई तब कोई ना कोई कारण ऐसे बनते चले गए जिनके कारण कांग्रेस को सत्ता में आने में आसानी मिली। लेकिन ज़्यादातर बार कांग्रेस को इतनी दुर्गति का सामना करके सत्ता से हटना पड़ा। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर से शासन में आए थे, लेकिन 5 साल बाद ही स्थिति ये हो गई कि बोफोर्स के नाम पर उनको सत्ता से खदेड़ दिया गया। इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में सैनिकों के कारण मिली विजय के फलस्वरूप शासन के अंदर आई, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने सारे देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया और वे आगे चल कर के सत्ता से बाहर हो गई। तो सत्ता से बाहर कांग्रेस का रहना उसी तरह से है जैसे किसी मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए, तो जैसे वो तड़फने लग जाती है वैसे कांग्रेस तड़फ रही है। उसको लगता है कि सत्ता के बिना हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। सोनिया गांधी जैसी कांग्रेस की सर्वाधिक वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाली नेता आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, राजस्थान की शरण लेकर के और राज्यसभा के अंदर गई हैं। राहुल गांधी तक के लिए ये विषय हो रहा है कि वो केरल से चुनाव लड़ें, उत्तर प्रदेश से लड़ें, दोनों जगह से लड़ें या नहीं लड़ें, क्योंकि उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जल बिन मछली तड़पत जाए, वे दिग्भ्रमित हो गए हैं। और दिग्भ्रमित होने के कारण मोदी जी हमारे देश के ही नहीं, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को भी इंटरव्यू दिया है और भी जगह के ऊपर वो लगातार इस बात को कहते हैं कि कई बार कांग्रेस को राजनीतिक विरोध करते समय ये ध्यान नहीं रहता कि वे राजनीतिक दल का विरोध कर रहे हैं कि देश का विरोध कर रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति राष्ट्र के लिए कितना खुशी का विषय है, लेकिन इनके लिए छिद्रान्वेषण जरूरी है। रामलला का मंदिर 500 साल बाद बनना कितनी खुशी का विषय है, लेकिन ये तो ये लिख चुके थे कि राम हुए कि नहीं हुए वही काल्पनिक हैं, राम सेतु था ही नहीं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये कह दिया था कि हमको इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जबकि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े, राष्ट्र नीति से जुड़े विषय पर कोई लेना देना नहीं रह गया हो, तो केवल एक लेना देना है कि हम कैसे सुरक्षित रहें। और सुरक्षित रहने में उनको लगता है कि हम जीत तो सकते नहीं, तो कम से कम विपक्ष का नेता बनने की तो स्थिति बने। आज स्थिति ये है कि लोकसभा में, पिछली लोकसभा के अंदर कोई भी विपक्ष का नेता तक नहीं था। तड़फ रहे हैं सत्ता के लिए, इसलिए जो मुंह से निकल जाता है वो मुंह से निकल जाता है। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें राहुल जी कह रहे थे कि मैं सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ और गैस में कोयला डालता हूँ। मैंने तो कभी किसी ने भी नहीं सुना होगा कि गैस में कोई कोयला डाला जाता है। तो इस तरह की बातें जिनका कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, चाहे जो मुंह से निकल जाना, चाहे जो कह देना, अपने नेताओं को डांट देना। मनमोहन सिंह को राजीव गांधी मस्खरा कहते थे और राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार के दस्तावेजों को और विधेयक को सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंका था। तो आपने भी कहा कि चाहे जो मुंह से कह देना, पीएम मोदी को गाली तक दे देते हैं। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू के अंदर खुद कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली मोदी को भले दे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को गाली देना कितना ठीक है? इसमें मैं एक ही आपको उदाहरण देना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरुजी उस समय सरसंघ चालक पद पर थे और जवाहरलाल जी नेहरू विदेश की यात्रा पर गए थे। तो किसी व्यक्ति ने नेहरू जी को अपशब्द कह दिया था, तो गुरुजी ने कहा था कि यह जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं है, सारे राष्ट्र का अपमान है। तो मोदी जी को दी हुई गाली का दर्द समझने के लिए व्यक्ति को पहले ये समझना होगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ,
इस देश से प्रेम करता हूँ, यहाँ की धरती, पानी, हवा मेरी अपनी है, तब उसको यह भान होगा कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्द यूज में लिए जा रहे हैं। हम लोग तो आज भी इंदिरा जी बोलते हैं, नेहरू जी बोलते हैं, लेकिन इनके लिए तो वो विषय ही नहीं है, सीखा ही नहीं कभी, संस्कार ही नहीं है।